हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी में यानी भूगोल में। तो भूगोल का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो इसका सब्जेक्ट का जो पिछला क्लास था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, उसमें हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़े थे कि मानचित्र से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ का पता लगा सकते हैं। मानचित्र मैप है, नक्शा है, तो उससे हम लोग क्या क्या कौन सा चिन्ह होगा तो हम लोग क्या चीज़ का मानेंगे। जैसे मंदिर का एक चिन्ह बनाया था तो उसे हम लोग मानेंगे कि मंदिर का चिन्ह है। तो मानचित्र के बारे में हम इसी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी बुक से डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्लास 6 का ही एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट होने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो एक जीवन है, मतलब वहाँ पे एक जीवन संभव हो सकता है। क्या है मतलब जीवन संभव है, लेकिन मतलब है मानो वहाँ जीवित रह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि वहाँ पे जो भी मतलब जीव के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मतलब मनुष्य को जीवित रख सके, वो पृथ्वी पर अवेलेबल है, मतलब मौजूद है। तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा नहीं होता, वो वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिससे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी के मतलब ऐसी सतह है, पृथ्वी की जो सतह है उसमें मतलब पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपस में मिलती है और उस चीज़ को प्रभावित करती है। पृथ्वी का पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी पर हम लोग जो रहते हैं, जो हम लोग का पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, वो भूमंडल उसको कहा जाता है। जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हवा मतलब वायुमंडल क्या होता है, वायु मतलब क्या है, हवा। तो हवा क्या है, एक जो गैस होता है क्या होता है, हवा होता है। तो जो हवा से मतलब पृथ्वी को घेरा रहता है, पृथ्वी को चारों तरफ गैसों से जो घेरा रहता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसों पाई जाती है। तो हवा में मतलब गैसों में क्या, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर जो गैसेज हैं वो पाई जाती हैं। कहाँ पे, पृथ्वी पर। और किस चीज़ में पाई जाती है, तो वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जो जो चीज़ें पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो चीज़ें पाई जाती हैं और भी जो अदर गैसेज हैं वो जो पाई जाती हैं, वो मतलब उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जो वायुमंडल है ये सब चीज़ों से बनी है, मतलब ये सब गैसों इसमें रहती है, किसमें, वायुमंडल में। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। जहाँ आप लोगों को पसंद मतलब समझ में ना आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिप्लाई दूंगी। या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी हम आपको जवाब दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाए जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहुत जो कहा जाता मतलब 1/4 जो भाग है वहाँ पे मतलब ज़्यादातर जो मात्रा में पृथ्वी पर जल पाया जाता है, जहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पे जो एरिया में भाग, जो पृथ्वी का भाग है जहाँ जल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्य सम्मिलित हैं। तो जल में जितनी चीज़ें होते हैं, बर्फ होते हैं, जल होते हैं और जलवाष्य होते हैं, वो सब चीज़ें जलमंडल में अवस्थित मतलब उपस्थित है। जो चीज़ें होती हैं जैसे हवा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो अदर गैसेस है वो पाई जाती हैं हवा में। तो वो चीज़ें भूमंडल में मतलब पृथ्वी पर जो रहने के लिए जो मतलब हम लोग रह रहे हैं उस पर जो मनुष्य को जीने के लिए, मनुष्य जो जितने भी जानवर हैं, जितने भी मतलब
जितने भी जानवर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन लोग के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए जो उनको जीवित रख सके, वो भी चीज़ें हैं। जैसे पृथ्वी पर हवा है, पानी है, खाना है, भोजन है, सब है। तो वो सब चीज़ को मतलब भूमंडल हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग को पृथ्वी पर हम लोग जी सकते हैं। तो इसलिए उसको मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन है, ऐसा माना जाता है। तो कौन कौन चीज़, भूमंडल है, वायुमंडल है और जलमंडल है। इस सब का एग्जाम्पल भी है कि क्या क्या चीज़ मतलब इसमें होता है। तो जलमंडल में क्या है, बर्फ है, जल है, जलवाष्प है, जलवाष्प सम्मिलित है, मतलब है, सम्मिलित मतलब होता है कि ऊपर मतलब वहाँ पे है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है। मतलब सीमित मतलब क्या होता है कि एक होता है ना कि वहीं पर है, सीमित रुका हुआ है, सीमित क्षेत्र है। सॉरी, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जल मंडल एक, हाँ, सीमित क्षेत्र है जहाँ जल हवा एक साथ मिलते हैं। मतलब वो चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। होता है ना कि किसी चीज़ का सीमा होता है, मतलब सीमित होता है कि वो सब घूम फिर के वहाँ पर मिलेंगे। तो उस तरह से है कि जल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे जीवन मंडल, जहाँ पे सभी चीज़ें वहाँ पे आकर मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब धरती पे सब प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो उसको ही बोल रहा है कि जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है। पहला है हम लोग का पॉइंट, भूमंडल। भूमंडल क्या है, पृथ्वी के ठोस भागों को भूमंडल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का ठोस भाग था, जैसे कि हम आपको पिछले बार वीडियो में बताए थे, जो पृथ्वी का ठोस भाग था उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी के परतों, पतली परतों से बना है। मतलब जो भूपर्वती है, जो भूपर्वती है उसके मतलब चट्टानों से और उसकी मिट्टी के जो पतली परतें होती हैं उससे बनी है क्या, भूपर्वती बना है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय मतलब महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी को दो बड़े भाग में मतलब दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला जो है, जो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो जलाशयों को जो जिसे हम लोग कह सकते हैं महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो विश्व के जितने भी महासागरें हैं वो आपस में जुड़ते हैं। आप ये मतलब एक फिगर है उसमें देखिएगा, जुड़ते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है। जो स्थल की ऊंचाई है वो समुद्र के मतलब ऊंचाई से नापा जाता है। मापा मतलब जाता है नापा जाता है, मतलब देहाती भाषा में अगर बोले तो उसको नापा जाता है। मापा उसी को बोलते हैं जो मतलब नापते हम लोग होता है कि नापने के लिए, तो नापा जाता है। जिसे शून्य माना जाता है तो उसे क्या माना जाता है, शून्य। ये 5.1 को हम क्लियर नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है तो यहाँ पर तक क्लियर कर दे। उसके बाद 5.1 जो वो है टॉपिक है और फिगर उसको कवर हम लोग कर लेंगे। तो शब्द की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। एक सेकेंड, पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प और हार्डर का अर्थ है जल। वैशो का अर्थ है जीवन। क्या आप इसमें अधिक शब्द बना सकते हैं? तो इसमें कुछ ऐसा उत्पत्ति दिया हुआ है जिससे आपको अनेक शब्द मतलब इससे आप अनेक शब्द बना सकते हैं। तो ये आप अगर बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई दे दीजिएगा, हम उस पर और ऐड कर देंगे आप कुछ गलत बनाए होंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा हमें स्किप करना पड़ेगा या फिर ऐसे कर दे रहे हैं। हो गया। तो देखिए ये जितना भी महासागरें हैं
देखिए एक दूसरे से मतलब बोला था कि ये जो जितने भी महासागरें हैं, जितना भी हिंद महासागर है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना भी वर्ल्ड में है, जितने भी वर्ल्ड हैं, वो एक दूसरे के मार्ग से जुड़े हुए हैं। मतलब समुद्री जो इनका जो है हिंद महासागर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको कब मतलब क्लियर होगा, आगे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे तब। तो आगे पॉइंट चलते हैं, पढ़ते हैं। एक सेकेंड, वीडियो को रोकना ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि उतना होगा इधर उधर घुमाएंगे कॉपी पेस्ट तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए। विश्व का ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, समुद्री तल से, जो समुद्री का तल है, जो नीचे सतह है, उससे 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियान गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मतलब 11,022 मीटर है। क्या आपने 1 10 100,000 10,000 तो 11,000 हुआ, तो 11,000 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतना अधिक भी हो सकती है? तो मतलब यहाँ पर कल्पना, मतलब यहाँ पर सोच के आप सोचे हैं कि पृथ्वी की जो मतलब ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, वो सबसे मतलब गहराई से इतना, मतलब समुद्री गहराई से ऊंचा हो सकती है, ये बोल रहा है। पृथ्वी का मतलब जो भाग है, समुद्री भाग जो है, वो इतना बड़ा हो सकता है, इतना ऊंचाई से हो सकता है। महाद्वीप, तो महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना मच्छर कटा, तो सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जो जल राशि है उसके द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं, मतलब ये जो महाद्वीप है कौन कौन है? पहला एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और कुछ नहीं है। और चित्र 1.5.1 में विश्व मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्र 5.1 को देखिए और वहाँ पर देखिए कि जो विश्व के मानचित्र को, कि जो स्थल है उसका बहुत बड़ा जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। अब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट ही है, अब जो आएगा सब इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो ये जो पृथ्वी के जो जितना क्षेत्र है उसमें 1/3 फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप को होकर गुजरती है। देखिए एक मिनट, ये देखिए एशिया है, ठीक, सबसे बड़ा है महाद्वीप जो। तो ये देखिए कर्क रेखा यहाँ पे है ना, तो इससे होकर गुजर रही है, ये भी एशिया ही है ये, तो इससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है और ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत और तिब्बत का जो पठार है वो यहीं पर है। अच्छा ये देखिए, ये जो अफ्रीका है, ऐसा अफ्रीका है, मतलब अफ्रीका ऐसा, मतलब जो महाद्वीप है उसको 3 जो कर्क रेखा है, विषुवत है, मकर रेखा है, ये तीनों काट कर इसको जाते हैं, मतलब कर्क अफ्रीका को। तो कौन कौन कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, ये तीनों काट रहे हैं ना, ये काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो तीनों काट रहे हैं। तो ये एक ऐसा है, मतलब यही एक ऐसा है जिसको तीनों ये चीज़ें काटती हैं। कर्क रेखा भी काटती है, विषुवत भी काटती है और मकर रेखा भी काटती है। आगे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपना पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसे कि इस पॉइंट को हम क्लियर किए, कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप है उससे होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में इरावल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया के जो पश्चिम में इरावल पर्वत है जिसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में देखिए कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को
यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो इसको फिर हम लोग फिगर में चलते हैं 5.1 के फिगर में, देखते हैं कि जो मतलब यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो ये देखिए ये एशिया है और एशिया के पश्चिम में यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया के पश्चिम में। तो यहाँ पर अपन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इरावल पर्वत है। एक सेकंड जूम करते हैं। ये दिख नहीं रहा, एक सेकंड क्या हो गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये जो लाइनिंग है, ये वाला जो लाइनिंग है वो एशिया और यूरोप है, मतलब एशिया से यूरोप को अलग करती है। जैसे हम पॉइंट में लिखे, मतलब पॉइंट में पढ़े थे ना कि जो इरावल पर्वत है वो एशिया को मतलब यूरोप को एशिया से मतलब दूर करती है। एशिया यूरोप दोनों के बीच में ये आ जाती है। कौन? इरावल पर्वत है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में पश्चिम में बोला तो यहाँ पर यूरोप है, यूरोप के यहाँ पर देखिए बीच में ये जो लाइनिंग है यहाँ पे इरावल पर्वत है जो दोनों को अलग करती है, मतलब दूर करती है। सेंटेंस को फिर पढ़ते हैं शब्द को, तब देखते हैं कितना क्लियर होता है। देखिए एशिया के पश्चिम में इरावल पर्वत है। इरावल पर्वत जो हम आपको दिखाए थे अभी फिगर में जस्ट, इरावल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो इरावल पर्वत ही एशिया को यूरोप से अलग करता है। नहीं तो दोनों एक ही, अगर इरावल पर्वत नहीं होता तो दोनों एक ही पास हो जाता, मतलब सट जाता है। तो 5.1 फिगर में क्लियर हो गया। तो ये हम पढ़ दिए हैं लाइन कि यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग है जो यूरेशिया और यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरेशिया का मतलब ऐसे यूरोशिया रहता है, लेकिन दोनों को अलग इरावल पर्वत कर दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग कर रहा है, कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इरावल पर्वत अलग करता है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला शब्द इम्पॉर्टेंट है। तो इरावल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया का सबसे मतलब छोटा ये है। ये यूरोप एशिया से सबसे बहुत छोटा है, मतलब सबसे नहीं लिखा लेकिन बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में आपको हम दिखाए थे कि एशिया के पश्चिम में ये स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप वृत्त इसी से होकर गुजरता है। जो अंटार्कटिका मतलब वृत्त है वो यूरोप से होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो जो यूरोप है वो तीन तरफ से जलों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, स्थिति का पता लगाइए। तो आप लोगों को फिगर के पास आना पड़ेगा। तो ये देखिए यूरोप है, यहाँ पर महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पर भूमध्य महासागर है। तो ये तीनों तरफ से मतलब महासागरों से घिरा हुआ है, पानियों से घिरा हुआ है यूरोप है। और ये सबसे छोटा मतलब एशिया से सबसे छोटा ये है द्वीप। तो इस टॉपिक को एक सेकंड, पेज मेरा ये हो रहा है, अब ठीक है ऐसे। तो इस हम पॉइंट को भी क्लियर किए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका जो है वो एशिया से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका है। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश मतलब जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त, इस चीज़ को हम क्लियर आपको कर दिए हैं। कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखा होकर मतलब तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क, विषुववृत्त और मकर। सहारा का रेगिस्तान का विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्रों को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व के सबसे लंबी नदी यानी नील नदी, विश्व के सबसे लंबी नदी, हर पॉइंट पर क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ सकता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आप
को फिर से एक बार फिगर में आना पड़ेगा। जब से ये पॉइंट चल रहा है फिगर 5.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5.1 को अपने अपने बुक में बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उस पर, वो भी बहुत है, लेकिन आप अपना से पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा आपके हर एग्जाम में। आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में भी अच्छा से आ जाएगा। तो एक बार फिर से 5.1 फिगर में चलते हैं। तो ये देखिए अफ्रीका, तो अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर नील नदी है, नील नदी अफ्रीका को होकर गुजरती है। तो नील नदी भी किससे होकर गुजरती है? अफ्रीका से। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा नील नदी किसको होकर गुजरती है, कौन से महाद्वीपों को होकर गुजरती है? तो अफ्रीका। ये देखिए कर्क रेखा है, विषुवत है और ये मकर रेखा है, जो अफ्रीका को तीनों काट रही हैं। काट रहा है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों अफ्रीका को काट रहा है। तो इस पॉइंट को भी क्लियर हो गया, नील नदी होकर गुजरती है अफ्रीका से, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और उसको क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, पलटते हैं पेज को। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है, जिससे एक सेकेंड, अब क्लियर दिख रहा है। पनामा स्थल संधि, नेक्स्ट पेज पर लटने के लिए तो स्किप करना ही। पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? तो जो पनामा ये स्थल है वो 3, मतलब ये जो नदी है, सॉरी, ये जो महाद्वीप है ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो आप मेरे को बताइए कि कौन कौन महासागरों से घिरा हुआ है। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। तो आपको ये चीज़ बताना है कि कौन से, मतलब महाद्वीप जो है वो कौन कौन से, उत्तर जो महाद्वीप है वो कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसके पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, किसके? दक्षिण अमेरिका के। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो इस फिगर को एक बार और मतलब क्लियर करते हैं। तो ये हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में बोला है कि अमेजन जो नदी है, जो विश्व की नदी है, बड़ी नदी है अमेजन नदी, वो होकर दक्षिण अफ्रीका को गुजरती है। अमेजन नदी किसको होकर गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका को, ठीक। और ये यहाँ पर देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये महासागर है, ये दक्षिण महासागर है, हिंद महासागर है। ये 2 पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ लिए अफ्रीका के बारे में पढ़ लिए, ये पढ़ेंगे हम लोग। एक और पॉइंट है, तो इस चीज़ को हम लोग एक बार क्लियर करते हैं फिगर का। तो कौन कौन से यहाँ पे है? एंडीज पर्वत, देखिए बोला है ना कि एंडीज पर्वत होकर भी गुजरती है। तो यहाँ पर एंडीज पर्वत है, ये अमेजन नदी है जो विश्व का बड़ी नदी है, अमेजन नदी। तो जो एंडीज पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में, ठीक। इस फिगर को हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ पर बता ही दिए कि यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहाँ हिमालय है, हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर है। ये पॉइंट को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया देख ही रहा है, साफ शब्दों में लिखा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ पॉइंट है, ये पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो इस फिगर को एक बार अपने घर पर जाकर, मतलब घर पे वीडियो में बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बुक में देखिएगा कौन है अफ्रीका, कौन से 3 मतलब रेखाएं हैं जो काट रही है। तीनों रेखाएं कौन से और मतलब देशों को काट रही है? तो अफ्रीका को काट रही है। तो कौन सा? कर्क रेखा, विषुवत, तो तीनों ही जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका को काट रही है। और यहाँ पे नील नदी बहती है। तो ये चीज़ आपको मतलब एक बार फिगर में देख लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट, तो आपका बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो के बाद। तो इस पॉइंट को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो ई महासागर आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो आपको हम अभी बताए हैं और क्लियर भी किए हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, मतलब अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरे तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस द्वीप महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों से शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम मैत्री तथा भारती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा फिगर में जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इस फिगर को क्लियर करेंगे कौन सा ऑस्ट्रेलिया में क्या है। तो इस चीज़ को, ये छोटा सा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। बिल्कुल इसे द्वीपीय महासागर भी कहा जाता है। तो ये है अंटार्कटिका, जो बर्फ़ से ढकी रहती है, हमेशा मोटी बर्फ़ों से। क्योंकि इसका रीज़न इसलिए है कि चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, तो ये दक्षिण ध्रुव में स्थित होने के कारण इसका जो मतलब ये हमेशा मोटी परतों से ढकी है, मतलब ढका हुआ रहता है। यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, मानव निवास नहीं करते हैं। और यहाँ पे मतलब हमारे देशों का भी दो स्थिति है। जैसे बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, तो हमारे देश के भी दो शोध, जो भारत के भी दो शोध यहाँ पे स्थित है, जिसका नाम मैत्री और भारती है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने भी ये हैं ब्लू 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 ब्लू, ये सब पानी है। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो हम लोग यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, जो हम लोग का टॉपिक है उसमें पढ़े हैं। तो अब टॉपिक के पास चलते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएं कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महासागर कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। महासागर का बार बार याद आ जा रहा है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो और हाँ, इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है, जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जुड़ता है। तो जल संधि जो होता है वो दो महासागरों और समुद्रों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये भारत है, जो हमारा देश, श्रीलंका है, जो भारत से कनेक्टेड है, जल संधि है ना। क्योंकि ये देखिए, ये समुद्र, ये महासागर, तो ये है यहाँ पे श्रीलंका, तो यहाँ पे एक जोड़ रहा है ना, महासागर और सागर समुद्र श्रीलंका के बीच। मतलब श्रीलंका के मतलब जैसे हम लोग श्रीलंका जाते हैं, उस स्थान पे एक नदी आता है ना, समुद्र आता है ना, समुद्र आता है और महासागर दोनों है। तो ये जोड़ रहा है किसको? श्रीलंका को। किससे जोड़ रहा है? भारत से जोड़ रहा है। यहाँ पर अरब महासागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो इसी को जल संधि कहते हैं। तो श्रीलंका को भारत से जोड़ रहा है, और यहाँ जो बीच के जो एरिया जो जुड़ रहा है, उसे जल संधि कहा जाता है। तो ये देखिए, थल संधि इसे कहते हैं। थल संधि, थल का एक सकरा भाग होता है, जो दो बड़े स्थलीय भाग होते हैं, स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि पिछले टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी दिखाया था कि ये दो चीज़ें हैं जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। तो यहाँ देखिए, ये थल संधि है, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को यहाँ पे जोड़ रही है। तो क्या इसको कहते हैं? थल संधि। इस टॉपिक को आप क्लियर से देखिए क्या लिखा है। थल संधि का एक सकरा भाग, जो एक भाग होता है, वो दो बड़े स्थलों को जुड़ता है, उसे हम लोग थल संधि कहते हैं। और जल संधि उसे कहते हैं जो दो मतलब सागरों और महासागरों को जोड़ता है, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच
स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए। आपको मतलब इस चीज़ को जो आपसे पूछते हैं कि कमेंट करके बताइए, तो आपको बताना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल मंडल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं उससे हमको लगता है कि डिमोटिवेशन मिल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी आ रहा है या फिर आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।